हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने इमेजेस को फैच करना है किसी वेब एपीआई से। मगर इस बार जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो बेसिकली होगी लेज़ी लोडिंग, और उसे उन इमेजेस को जो है हम स्टोर करवाएंगे टेम्परेरी NS कैश के अंदर, और बाद में उसी NS कैश में से इमेजेस को रिट्रीव करके कलेक्शन व्यू में जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक रनिंग एग्जांपल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस वेब एपीआई से मैंने डेटा फैच किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे dog.ceo, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बाय ब्रीड, और यहाँ पे जो ये बाय ब्रीड लिंक दिया हुआ है ये बेसिकली वेब एपीआई को असेस करने के लिए लिंक है। और जो डेटा हमें इस वेब एपीआई से मिलता है वो कुछ इस तरीके की फॉर्म के अंदर है। काफ़ी सारे लिंक्स हमें प्रोवाइड करती है वेब एपीआई। अगर मैं आपको एक लिंक ओपन करके दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे कि हर एक लिंक में पर्टिकुलर ब्रीड का जो डॉग की इमेज है वो अवेलेबल है। तो इन्हीं इमेजेस को हमने रिट्रीव करना है वेब एपीआई से और इन्हें डिस्प्ले करवाना है कलेक्शन व्यू के अंदर। मगर जो कंसेप्ट आज हम सीखेंगे वो होगा लेजिंग लोडिंग का, जिसको हम NS कैश के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप आउटपुट विंडो में देख पाएंगे कि जब हम पहली बार इस कलेक्शन व्यू को स्क्रॉल करेंगे तो इमेजेस जो फैच होंगी वो होगी डाउनलोडिंग के थ्रू। कहने का मतलब जो भी URL लिंक्स दिए हुए हैं वेब एपीआई के डेटा के अंदर, उन URL लिंक्स की हेल्प के साथ हम डेटा को डाउनलोड करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मगर जब हम वापस जो डाउनलोड किए हुए इमेजेस को दोबारा से स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, तो आप देख सकते हैं नीचे अब लिखा आ चुका है कि फैचिंग इमेज फ्रॉम इमेज कैश। इसका मतलब है कि एक बार इमेज डाउनलोड होने के बाद हम जब दोबारा उस इमेज को रिट्रीव करेंगे तो सेकंड टाइम हम उसे डायरेक्टली डाउनलोड नहीं करेंगे, उसे हम टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जिसको हम NS कैश कहते हैं उससे रिट्रीव करेंगे। इससे आपकी ऐप की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी और आपकी ऐप जो है वो फ्रीज अप नहीं होगी, क्योंकि बार बार हमें डेटा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम जो लेज़ी लोडिंग का कंसेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करेंगे NS कैश की हेल्प के साथ। और ये जो एग्ज़ाम्पल है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो तब भी आप देख सकते हैं जो डेटा फैच हुआ है वो बेसिकली इमेज कैश में से ही फैच हुआ है। तो मोस्टली जितनी भी एप्लीकेशन आजकल बनती हैं उनमें वेब एपीआई वाला कंसेप्ट और लेज़ी लोडिंग वाला कंसेप्ट जो है वो काफ़ी यूज़ होता है। और अगर आपने इसी एग्ज़ाम्पल को टेबल व्यू के साथ इम्प्लीमेंट करना है तो मैंने एक वीडियो इससे पहले अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात थी कि कैसे हमारी जो वीडियो कैसे हमारी जो एग्ज़ाम्पल है वो वर्क करती है। आपको पता ही है जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ तो मैं थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स आपको ज़रूर बताता हूँ, ताकि आप गूगल पे सर्च करके और भी इंफॉर्मेशन इन टॉपिक्स के बारे में जो है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो है लेज़ी लोडिंग, जिसको हम डायनेमिक फंक्शन लोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं इमेजेस को डाउनलोड करवाने के लिए, ताकि हमारी जो ऐप है वो फ्रीज़ अप ना हो। हम करते क्या हैं, इमेजेस को जो है डाउनलोड करवा लेते हैं पहले से ही NS कैश में, और डायरेक्टली डेटा बाद में कहाँ से रिट्रीव करते हैं NS कैश से मल्टीपल टाइम्स, जिससे आपकी जो एप्लीकेशन की स्पीड है वो बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस भी जो है वो इन्हांस हो जाती है। अब बात करते हैं NS कैश की। तो ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जिसमें जो रिक्वायर्ड डेटा, जो भी थोड़े समय के लिए हमें डेटा चाहिए वो हम स्टोर कर सकते हैं
की पेयर की फॉर्म के अंदर। जैसे आप डिक्शनरी में डेटा स्टोर करते हैं उसी वे के साथ आप NS कैश में भी डेटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। डिफरेंस एक ही है कि जब हम NS कैश में डेटा सेव करवाते हैं और इन केस iOS को लगता है कि उसकी जो मेमोरी है वो लो होने वाली है, रिक्वायर्ड मेमोरी ज़्यादा है, फ्री स्पेस है, तो वो आपके NS कैश में से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर सकता है। इससे आपका जो iOS है ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है। तो अब बात करते हैं कि हमने अगर URL से डेटा को फैच करना हो तो कौन सा कंसेप्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक डेटा टास्क यूज़ करनी पड़ेगी जो कि URL सेशन के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर की। तो कंप्लीशन हैंडलर भी एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम कोई भी टास्क असाइन कर सकते हैं। इसका एक फ़ीचर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कंप्लीशन हैंडलर को हम कोई टास्क प्रोवाइड करते हैं और ये जब अपनी टास्क कंप्लीट कर लेता है तो ये हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है कॉलिंग फंक्शन को और बताता है कि मुझे जो टास्क दी गई थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। जब भी आपको बैकग्राउंड में कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत हो तो आप कंप्लीशन हैंडलर की जो है वो मदद ले सकते हैं। जैसे हमने आज की एग्जांपल में इमेजेस को डाउनलोड करवाने के लिए बैकग्राउंड पे इस कंप्लीशन हैंडलर की जो है इम्प्लीमेंटेशन की है। अब बात करते हैं UI कलेक्शन व्यू की। तो iOS के अंदर टेबल व्यू की तरह ही UI कलेक्शन व्यू भी एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को एंड उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ कस्टमाइजेबल लेआउट की फॉर्म के अंदर। तो काफ़ी एक फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है कलेक्शन व्यू ताकि हम डेटा जो है वो यूज़र को बड़े अच्छे वे के साथ जो है वो प्रेजेंट कर पाएँ। और वर्किंग इसकी सेम ही है जैसे टेबल व्यू किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है उसी वे के साथ जो कलेक्शन व्यू है ये भी किसी डेटा सोर्स से डेटा लेता है और उसे डिस्प्ले करवाता है विद द हेल्प ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सेल्स लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यू। तो जब आपको ग्रिड की फॉर्म के अंदर डेटा प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट हो तो आप कलेक्शन व्यू की जो मदद है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी बातें थ्योरी के रिलेटेड आज की एग्जांपल की। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक नया प्रोजेक्ट ताकि आप प्रैक्टिकली सीख पाएँ कि आज की एग्जांपल आपने इजी वे के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे बिल्कुल बिगिनिंग से हम शुरुआत करेंगे और ये सिंगल व्यू ऐप होगी। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से एक नेम इसको जो है प्रोवाइड कर दिया है। चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे ये हम करेंगे स्विफ्ट और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में जो है वो सेव हो पाए। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया एक फ़ोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट मैंने जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है मेरे पास 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं।
हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरी होगी उसका रिस्पॉन्स जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक बार ऐप ओरिजिनल रन करके दिखाता हूँ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इमेजेस आपको डिस्प्ले हो रही हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एम्प्टी इमेज जो है वो है। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी इमेज आपको भी डाउनलोड करनी पड़ेगी इंटरनेट से कहीं पे भी, इस तरीके की एक ब्लैंक इमेज जो है, जिससे यूज़र को लगे कि अभी जो डेटा है वो डाउनलोड हो रहा है। लोडिंग टाइम पे हमने ये वाली जो इमेज है डिस्प्ले करवानी है कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर। तो इसे मैंने इस असेस फोल्डर के अंदर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो चलिए, इमेज को मैंने इंपोर्ट कर लिया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और इसका ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस जो है वो पहले रेडी करना है। अब हमने यहाँ पे इस डॉट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर को ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो मेरा इसमें एम्बेड हो चुका है। अब हमने इसको फिर से जूम करना है और ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक बार बटन आइटम को जो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके नेविगेशन आइटम पैन के अंदर यहाँ पे ऊपर, और इसका जो टाइटल है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक कलेक्शन व्यू को सर्च करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर, और इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। 4 साइड्स पे 0 0 0 और साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद सेल की जो विड्थ है वो आप 200 कर सकते हैं, हाइट 200, मिनिमम स्पेसिंग सेल के लिए 5, लाइंस के लिए 5, सेक्शन इंसर्ट टॉप पे 2, 0 बॉटम पे, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आपने कर देनी है। अब आपने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही आपने कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू हम एक इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर, और इसकी विड्थ जो है वो आपने करनी है 180, हाइट आपने करनी है 180, और इसे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में अलाइन कीजिए और यहाँ पे जो एम्प्टी इमेज है वो लगा के देख लीजिए ताकि आपको पता चल पाए किस तरीके से व्यू इसका जो है वो निकल के आता है। अब हमने यहाँ पे आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने हैं, मगर उससे पहले कलेक्शन व्यू के सेल के लिए यहाँ पे एक जो कस्टम क्लास है वो हमने क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे नई फाइल ऐड करता हूँ और ये कोकोआ टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और जो सुपर क्लास आपने यूज़ करनी है वो करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और इस कलेक्शन व्यू सेल के साथ जो नई क्लास हमने क्रिएट की है वो अटैच करनी है आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाने के बाद। यहाँ पे लिखना है माई कलेक्शन व्यू सेल और एंटर प्रेस करना है, और आपने इसी तरीके से एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाना है और इस सेल के लिए जो आइडेंटिफायर का नेम है वो असाइन करना है। नेम आप कोई भी ले सकते हैं, बस जब आपको कोडिंग में इसकी रिक्वायरमेंट होगी जो नेम यहाँ पे लिखा होगा सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं आईबी आउटलेट्स क्रिएट करना चाहता हूँ एंड आईबी एक्शन, तो उसके लिए मैं अपना फेवरेट मेथड जो असिस्टेंट एडिटर है उसी की हेल्प लूँगा। और यहाँ पे मैं असिस्टेंट एडिटर को ओपन करता हूँ, साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। तो चलिए इसमें हम इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करते हैं। इसको इस तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने एक आईबी एक्शन क्रिएट करना है, तो इस रिफ्रेश वाले बटन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए सबसे नीचे ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रेश कलेक्शन व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, अब हमने ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू जो यहाँ पे क्लास ओपन करनी है वो करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसमें जो इमेज
यहाँ पे जो सेल के अंदर इमेज है इसका आईबी आउटलेट क्रिएट करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप माई इमेज व्यू इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आईबी आउटलेट्स की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे हो चुकी है। अब हम फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और इन सभी फाइल्स को एक बार सेव कर लेते हैं ताकि जब भी हम कोई नई यहाँ पे कोडिंग के लिए रेफरेंस लें तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिफ्लेक्ट कर पाएँ कोडिंग के अंदर। अब आप देख सकते हैं ओरिजिनल ऐप के अंदर हमने जो डेटा है उसे किस तरीके से डाउनलोड करवाया है और उसे इमेजेस को फैच करवाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। तो डेटा जो है वो बेसिकली यहाँ पे वेब एपीआई से हमें इस जेसन फॉर्मेट के अंदर मिलेगा जिसको हम कहते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और ये डेटा हम डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन में जो है स्ट्रक्चर का डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करनी होगी और फिर हम इस डेटा को जेसन डेटा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो ऐड करते हैं, एक नई फाइल ऐड करेंगे, स्विफ्ट फाइल होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नाम कोई भी रख सकते हैं आप, मैंने डॉग डेटा रख दिया यहाँ पे नेम। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रक डॉग डेटा और प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा कोडेबल, क्योंकि वेब एपीआई से डेटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में है और जो डेटा हमने आईओएस की एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना है वो स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर करना है। तो इन दोनों में जो कन्वर्जन करना है वो किसका काम है, इस कोडेबल प्रोटोकॉल का काम है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करेंगे, एक होगी मैसेज जो कि एरे है स्ट्रिंग टाइप की, और अब हमने यहाँ पे स्टेटस लेना है जो कि स्ट्रिंग टाइप की एक कांस्टेंट भी कह सकते हैं या प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टीज़ के नेम है वो आप देख सकते हैं, जो नेम यहाँ पे है सेम नेम यहाँ पे वेब एपीआई के अंदर है। तो आपने नेम जो है वो सेम रखने हैं, तभी आपकी जो कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कोडेबल के थ्रू जो है वो हो पाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मेरी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बन चुकी है। आप चाहें तो कोडिंग इसकी नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हमने इसको एक बार सेव करना है और व्यू कंट्रोलर में जाना है और यहाँ पे जो बाकी कोडिंग है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, डॉग और डेटा। किस टाइप का होगा, डॉग डेटा जो स्ट्रक्चर क्रिएट की है उस टाइप का होगा, ऑप्शनल होगा। और एक होगा डॉग और डॉग इमेज ऑल लिंक्स, और ये होगा एक एरे होगी स्ट्रिंग टाइप की। अभी के लिए ब्लैंक एरेज को क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ पे एक एनएस कैश जो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है उसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे और इसमें जो की होगी वो एनएस स्ट्रिंग टाइप की होगी और जो वैल्यू होगी वो एज ए इमेज हम यहाँ पे सेव करेंगे इसके अंदर। चलिए, और इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं। अब हमने क्योंकि डेटा वेब एपीआई से फैच करना है तो डेटा वेब एपीआई से फैच करने के लिए मैं यहाँ पे पहले तो इस कमेंट लाइन को डिलीट कर देता हूँ। एक सेपरेटली डेटा को फैच करने के लिए जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, फैच डेटा नाम का। नेम आप कोई भी रख सकते हैं। सबसे पहले यूआरएल प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, और इसमें जो यूआरएल हमने पास करना है वो बेसिकली वेब एपीआई का यूआरएल है। तो मैं यहाँ से वेब एपीआई का जो यूआरएल है उसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। चलिए, अब हमने यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करनी है यूआरएल सेशन की हेल्प के साथ। तो फ्रेंड्स फैच डेटा, यहाँ वेब एपीआई से डेटा कैसे फैच करते हैं इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे वीडियो जो है चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, डिटेल में मैंने उसमें बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर एक बार फॉलो कर लें। विद में हम लिखेंगे यूआरएल, फोर्सी अनअप करेंगे और कंप्लीशन हैंडलर में हम 3 तरीके का जो डेटा है उसको प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे डेटा रिस्पॉन्स एरर, और जहाँ पे कंप्लीशन हैंडलर ख़त्म हो रहा है, क्लोज़ हो रहा है, उसके बाद हम
टास्क को करेंगे रिज्यूम। चलिए इस तरीके से। अब हमने गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है, डेटा को वैलिडेट करना है, एरर देखनी है तो वो नील हो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एल्स में हम डायरेक्टली एक एरर मैसेज जो है वो प्रिंट करवाएंगे। और डायरेक्टली रिटर्न करेंगे, एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगी। और अगर गार्ड स्टेटमेंट प्रॉपरली वैलिडेट होती है तो आगे बढ़ेंगे, एक डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डॉग डेटा टाइप का। अब हमने डू स्टेटमेंट यूज़ करनी है ताकि डू के मैं अंदर अपनी जो डिकोडिंग है, जो जेसन डेटा है उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पाऊँ। तो डू में अगर कोई एरर आती है तो उसे कैच ब्लॉक के थ्रू हम यहाँ पे पकड़ेंगे। error while decoding JSON data into Swift structure। और यहाँ पे जो एरर है वो हम अटैच करेंगे एज ए स्ट्रिंग इंटरप्रेशन के थ्रू। और यहाँ पे लिखेंगे डॉग ऑब्जेक्ट इक्वल टू ट्राई, और JSON डिकोडर को यूज़ करेंगे डेटा को डिकोड करने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे डॉग डेटा डॉट सेल्फ, और यहाँ पे लिखेंगे डेटा। चलिए इस तरीके से। अब हमने एक दो कॉन्फ़िगरेशंस और करनी है। कैच स्टेटमेंट के बाद लिखना है सेल्फ डॉट डॉग ऑल डेटा, इसको हम डॉग ऑब्जेक्ट वाला डेटा प्रोवाइड करेंगे। और डॉग इमेज ऑल लिंक्स, इसको हम डेटा प्रोवाइड करेंगे डॉग ऑल डेटा। और उसका कौन सी प्रॉपर्टी, मैसेज वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डेटा प्रोवाइड किया है इस तरीके से डिकोड करने के बाद। यहाँ पे अब हमने, क्योंकि जो हमारा कलेक्शन व्यू है उसको हमने रिफ़्रेश करना है, तो कलेक्शन व्यू को रिफ़्रेश करने के लिए हमें मेन थ्रेड में जाना पड़ेगा। तो मेन थ्रेड में जाने के लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा डिस्पैच क्यू डॉट। मैं यहाँ पे आपको एक बताना चाहता हूँ इम्पॉर्टेंट बात, कि जब भी आप कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे होंगे और आपको किसी यूआई एलिमेंट में चेंजेस करनी है, कोई अपडेशन करनी है, तो आपको मेन थ्रेड में जाना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डिस्पैच क्यू मेन डॉट सिंक, और माई कलेक्शन को यहाँ पे करेंगे रीलोड। चलिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो फैच डेटा नाम का फंक्शन था उसको प्रॉपरली कोड कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। आप वीडियो को यहाँ से यहाँ तक पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। और इस फैच डेटा को आपने व्यू डिड लोड के अंदर जो है कॉल करना है। अब हमने, क्योंकि इमेजेस को डाउनलोड करवाना है इंटरनेट से, तो इमेजेस को डाउनलोड करवाने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे यूआई इमेज के बेस पे, यूआई इमेज व्यू के बेस पे। और जो मेथड हमने यहाँ पे फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है वो यूज़र डिफाइंड होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने करना है इसको। 3 पैरामीटर हमने पास करने हैं। और पहला होगा पैरामीटर यूआरएल, दूसरा एनएस कैश, और तीसरा हमने यहाँ पे पास करना है, इसको एनएस कैश करते हैं। और तीसरा हमने काउंटर पास करना है। चलिए, अब हमने यहाँ पे पहले तो इमेज को बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना है जो कि एम्प्टी इमेज होगी हमारी। जब तक इमेज डाउनलोड नहीं हो पाती तब तक हम एम्प्टी इमेज को ही यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे इमेज के अंदर, कुछ इस तरीके से। अब हमने चेक करना है कि क्या हमारी जो इमेज हम असेस करना चाहते हैं वो कहीं इमेज कैश के अंदर अवेलेबल तो नहीं है। अगर अवेलेबल है तो हम उसी से डेटा को रिट्रीव करवाएंगे। हमें फिर जो इंटरनेट से जो डेटा है उसको डाउनलोड करवाने की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम काउंटर एज ए की को यूज़ करेंगे। काउंटर की वैल्यू एज ए की होगी जो कि 0 से स्टार्ट होगी, और जितने नंबर ऑफ़ इमेजेस होंगी उतनी काउंटिंग तक जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने फिर से मेन थ्रेड में जाना है।
क्योंकि हमने UI एलिमेंट्स के अंदर जो है वो चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेज इक्वल टू सेव्ड इमेज और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चल पाए कि इमेज कहाँ से डाउनलोड हो रही है। फैचिंग इमेज फ्रॉम इमेज कैश और इमेज नंबर, उसको काउंटर के साथ हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू काउंटर के साथ जो है अटैच करेंगे। अब हमने यहाँ पे देख लेते हैं, इसको एक बार सेव करते हैं यहाँ पे। और जहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट है, अगर हमें जो इमेज है वो NS कैश में नहीं मिलती, तब हम एल्स में वो इमेज जो है वो डाउनलोड करवाएंगे इंटरनेट से। तो यहाँ पे कंटेंट मोड प्रॉपर्टी स्केल टू फिल करेंगे और अब हम एक डेटा टास्क क्रिएट करेंगे URL सेशन के थ्रू और इसको URL पास करेंगे और कंप्लीशन हैंडलर में हम 3 तरीके का डेटा प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा रिस्पॉन्स एरर इन, और जहाँ पे ये बंद हो रहा है उसके बाद डेटा टास्क को हम करेंगे रिज्यूम। चलिए इस तरीके से। अब हमने गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है यहाँ पे लेट HTTP URL के थ्रू उसका जो स्टेटस कोड है वो हम चेक करेंगे, वो 200 होना चाहिए। इस तरीके से पहली वैलिडेशन। दूसरी हम लगाएंगे MIME टाइप और यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पॉन्स, और MIME टाइप जो है उसकी प्रीफिक्स वैल्यू होनी चाहिए एज ए इमेज। ये दूसरी वैलिडेशन। तीसरी वैलिडेशन हम डेटा को चेक करेंगे, एरर को देखेंगे वो नील हो, और चौथी वैलिडेशन जो डेटा हमें रिसीव हुआ है उसको हम इमेज में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से। और अगर ये चारों वैलिडेशन हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो एल्स में हम डायरेक्टली करेंगे रिटर्न, जिससे एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगी। अब हमने मेन थ्रेड में जाना है तो उसके लिए डिस्पैच क्यू फिर से मेन डॉट असync को यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट इमेज इक्वल टू इमेज। और अब हमने इमेज कैश में डेटा को स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑब्जेक्ट और इसको पहले तो इमेज पास करेंगे, की में काउंटर की वैल्यू एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंटर। चलिए अब हमने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करनी है ताकि हमें पता चल पाए कि जो डेटा है वो बेसिकली इंटरनेट से डाउनलोड हुआ है, और उसे काउंटर के साथ जो कि हमारी की है उसके साथ अटैच करेंगे। अब हम इसको सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन था वो भी कोड कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पहले यहाँ पे पॉज करके फिर आप वीडियो को यहाँ से लेके यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने अगला स्टेप जो करना है वो करना है कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए फिर से सबसे लास्ट में एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे व्यू कंट्रोलर, 3 प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। इस तरीके से 3 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे। आपको पता ही है जब भी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं, और जैसे ही मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो कंपलसरी फंक्शंस हैं मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। सबसे पहले कलेक्शन व्यू का फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं नंबर ऑफ़ आइटम्स इन सेक्शन। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे डॉग ऑल इमेजेस लिंक डॉट काउंट। तो जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस वाली एरे में होंगे उतने नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो हमारी टेबल व्यू कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो होंगी। अब हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो है कलेक्शन व्यू का। यहाँ पे पैरामीटर आप देख सकते हैं सेल्फ और आइटम ऐड।
कि हर एक सेल का डेटा किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है, उसकी कोडिंग जो है वो यहाँ पे हमने करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, आइडेंटिफायर में सेल इंडेक्स पाथ, और यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल कहाँ से आया, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर कि जब हमने माई कलेक्शन व्यू के अंदर सेल को कॉन्फ़िगर किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिफायर का नेम हमने लिखा था सेल। तो सेम नेम अब हमने यहाँ पे कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। मैं इस तरीके से करूँगा। अब हमने यहाँ पे लिखना है लेट URL इमेज इक्वल टू URL, इसको स्ट्रिंग पास करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, डेटा हमारा आएगा डॉग ऑल डेटा डॉट मैसेज यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट रो, और इसको हम यहाँ पे फोर्सली अनरैप करेंगे। अब हमने सेल की जो माई इमेज व्यू है उसके अंदर इमेज को सेट करना है। तो डाउनलोड इमेज वाला जो फंक्शन यूज़र डिफाइंड था उसको कॉल करेंगे। सबसे पहले URL इमेज एज ए पैरामीटर पास करेंगे, फिर हमने इमेज कैश डेटा NS कैश का जो ऑब्जेक्ट था वो पास करना है। काउंटर में हम स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे, तो बेसिकली इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। इंडेक्स पाथ डॉट रो की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेंगे। और अब हमने सेल की जो माई इमेज व्यू है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक इमेज का जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड है, तो इनको राउंड करने के लिए यहाँ पे लेयर का एक कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे। यहाँ पे 50 कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखना है सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट कंटेंट मोड, और वो करना है स्केल टू फिल, और रिटर्न करेंगे सेल को इस तरीके से। तो फ्रेंड्स जो सेकंड फंक्शन था ये भी हमारा कोड हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक रो के अंदर जो दो सेल्स मैंने डिस्प्ले करवाए हैं उनकी जो विड्थ है वो इक्वल है, और बड़ा अच्छा ग्रिड एक तैयार यहाँ पे हुआ है। तो इसको इक्वल विड्थ में कन्वर्ट करने के लिए हर एक सेल को यहाँ पे एक प्रोटोकॉल का ही फंक्शन है वो हम कोड करेंगे। आपने लिखना है साइज फॉर आइटम, और जो भी यहाँ पे इंडिकेशन हो यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, और इसके अंदर कोडिंग करनी है लेट साइज इक्वल टू कलेक्शन व्यू की जो फ्रेम का जो साइज़ है उसकी जो विड्थ है वो हम यूज़ करेंगे। पैडिंग के लिए -10 करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, और यहाँ पे करेंगे CG साइज़, रिटर्न करेंगे, और यहाँ पे विड्थ लिखेंगे हम साइज़, हाइट लिखेंगे साइज़। चलिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये भी जो कोडिंग है वो हमारी हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोडिंग इसकी नोट डाउन कर सकते हैं। एक और फंक्शन यहाँ पे ओवरराइड करना है हमने, ताकि जब स्क्रॉल करते वक्त जो इमेजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती रिफ्लेक्ट ना हो हमें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा। पहले इसको सेव करते हैं। अब आपने माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर जाना है, और यहाँ पे एक फंक्शन जो है ओवरराइड करना है प्रिपेयर फॉर रीयूज़। पहले सुपर को कॉल करेंगे प्रिपेयर फॉर रीयूज़। अब आपने माई इमेज को एज ए इमेज सेट करेंगे। यहाँ पे इमेज कहाँ से आएगी, हम जो डिफ़ॉल्ट इमेज है वही यूज़ करेंगे जो कि हमारी थी एम्प्टी इमेज। चलिए इसको मैं सेव करता हूँ एक बार। और अब मैं जो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में अपना जो व्यू है उसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि ओल्ड ऐप और नई ऐप में कुछ थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएट जो है वो यहाँ पे नज़र आए। तो मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर कर दिया है। इसको मैं सेव करता हूँ। पुरानी ऐप को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। इस नई ऐप को अब हम बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो एप्लीकेशन का जो बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है विदाउट एनी एरर। एप्लीकेशन का जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाला जो फाइल है वो बन चुकी है सिमुलेटर के अंदर। ऐप अब रनिंग कंडीशन में है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा प्रॉपरली डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। और जैसे ही मैं यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो पहले यहाँ पे लिखा आया था कि मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कि
इमेज फैचिंग इमेज बाय डाउनलोडिंग। और अगर मैं ऊपर की तरफ दोबारा से स्क्रॉल करता हूँ तो एक बार इमेज डाउनलोड होने के बाद वो अब इमेज कैश में से रिट्रीव हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊँगा तो इमेज जो है वो बेसिकली डाउनलोड होने के बाद जो है यहाँ पे आप देखिए अब लिखा आ रहा है कि फैचिंग इमेज बाय डाउनलोडिंग। और अगर मैं फिर से अपवर्ड की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो इमेज क्योंकि ऊपर वाली सभी डाउनलोड हो चुकी हैं, अब इमेजेस जो डाउनलोड हो रही हैं वो बेसिकली फैच हो रही हैं एनएस कैश में से। और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करता हूँ तो कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि मैंने अभी कोडिंग नहीं की। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे व्यू कंट्रोलर में चलते हैं। और जो मेरा यहाँ पे मैंने IB एक्शन क्रिएट किया था रिफ़्रेश करने के लिए, इसमें कोडिंग करेंगे। कोडिंग बड़ी इजी है। कलेक्शन व्यू को हमने यहाँ पे रीलोड करना है और एक अपनी सेफ साइड के लिए ताकि हमें पता चल पाए एक आउटपुट विंडो के अंदर एक फंक्शन जो है प्रिंट वाला वो एग्जीक्यूट करवाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे कलेक्शन व्यू हैज़ बीन रीलोडेड और इसे सेव करते हैं और फिर से इसे रन करते हैं। और अब देखेंगे जैसे ही मैं रिफ़्रेश बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो डेटा एनएस कैश में से होगा वही रिट्रीव होगा। अब मैं रिफ़्रेश बटन पे क्लिक करता हूँ, आप आउटपुट विंडो के अंदर देखिए यहाँ पे 13 नंबर की इमेज जो है वो फैच हुई है इमेज कैश में से। जैसे मैं रिफ़्रेश पे क्लिक करूँगा फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है कि कलेक्शन व्यू हैज़ बीन रीलोडेड और फिर से जो इमेजेस हैं वो फैच हुई हैं इमेज कैश में से। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्ज़ाम्पल जिसमें हमने सीखा कि कैसे आप वेब API से डेटा फैच कर सकते हैं और बाद में जो URL रिट्रीव होते हैं वेब API से इमेजेस के, उन इमेजेस को डाउनलोड करवाना है। और जैसे जैसे डाउनलोड होती जाएंगी इमेजेस उन्हें हमने साथ के साथ NS कैश जो कि एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है उसमें स्टोर करवाना है। और जैसे यूज़र कलेक्शन व्यू में अपवर्ड या डाउनवर्ड स्क्रॉल करता है तो हम चेक करेंगे क्या इमेज पहले से ही डाउनलोड हुई है। अगर तो पहले से ही डाउनलोड हुई है तो हम डायरेक्टली NS कैश में से उसे रिट्रीव करेंगे। अगर हम इमेज को पहली बार डिस्प्ले करवा रहे हैं तो पहली बार इमेज को हम इंटरनेट से URL से डाउनलोड करवाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेज़ी लोडिंग कंसेप्ट जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया बड़े इजी वे के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उस चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो उसी टाइम पे आपके पास पहुंच पाएँ और आप वीडियो को जो है लर्न कर पाएँ। और चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।